नमस्कार। वतन के रखवाले के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इसे सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब बताया है। इजराइल और ईरान दोनों भारत के करीबी दोस्त हैं, या यूं कहें तो रणनीतिक साझीदार हैं। और अगर यह जंग कुछ अधिक फैलता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। और इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामरिक मामलों के जानकार कर्नल दानवीर सिंह। सर, इस जो हमला जो ईरान ने इजराइल पर किया है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये ईरान की बहुत बड़ी मजबूरी थी। दमिश्क के ऊपर हमले के बाद उनके दूतावास पे जब हमला हुआ, तो उसको अपनी छवि को बचाने के लिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। अगर आपको याद हो, एक आईआरजीसी का जनरल सुलेमानी, उसको अमेरिकन्स ने मार गिराया था। 2-3 साल हो गए इस बात को। जी। और उसकी सालगिरह जब मनाई जा रही थी उसकी मृत्यु की, तब उसके ऊपर हमला भी हुआ था पिछले कुछ महीनों पहले, जिसमें काफ़ी सारे ईरानी मारे गए थे। और ईरान ने उसमें भी मोसाद का एंगल तलाशा था और वहाँ पर निशानदेही करी थी इज़राइल के ऊपर। तो ईरान को ये लग रहा था कि अब ये बहुत गंभीर मामला हो गया है। अब परोक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से ईरान के ऊपर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं, आइडियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल स्टेट है ईरान, और उसकी जो छवि है वो डेंट हो रही थी। अगर आप थोड़ा इतिहास में जाइए तो पिछले 15 साल से इज़राइल ईरान की फौजों पर सीरिया के अंदर हमले कर रहा है, और साथ के साथ उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको भी कोवर्ट ऑपरेशन के तहत मौत के घाट उतार रहा है। बिल, तो बिल, ये सिलसिला तकरीबन 15 साल से चल रहा है, और अब जब ये दमिश्क के ऊपर हवाई हमले में 3 उनके अहम फौजी मारे गए हैं, तब उनको लगा कि शायद ये अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है और जवाब हमें देना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात इसके अंदर ये है कि ये बखूबी जानते हुए कि हमारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को सबको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, उन्होंने ये मिसाइल और ड्रोन हमला किया। तो लेकिन बेसिकली उसको ये मालूम था कि इससे जान-माल का नुकसान नहीं होगा, इज़राइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज़राइल की धरती पर ये गिरेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। थोड़े बहुत ज़रूर गिरे हैं, लेकिन कोई नुकसान ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। तो लेकिन उसका एक संकेत बहुत भारी जाएगा, और वो संकेत अपनी पब्लिक को और उनके जो रीजनल एलाइज़ हैं, ख़ास तौर से सीरिया और लेबनान, हिज़्बुल्लाह और हमास, और वहाँ नीचे चले जाएँ तो हूती। तो इन लोगों के लिए भी एक मैसेज है, हौसला अफ़ज़ाई वाला जी, काम है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इज़राइल अब किस तरीके से इसकी जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, आयतुल्लाह ने नेतन्याहू को वो चीज़ दे दी है जो नेतन्याहू पिछले कई सालों से तलाश रहे थे। लेकिन सर, यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि पहले जो लड़ाई, अगर दोनों के बीच में युद्ध की बात करें, तो छद्म युद्ध होता था, आमने सामने नहीं होता था। ये पहली बार देखने में आया कि ईरान अपनी धरती से इजराइल पर सीधा हमला करता है। ये पहली बार हुआ है, मतलब डायरेक्ट जिसको कह सकते हैं। और साथ में ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल उकसाए वाली कार्रवाई करता है तो और भी बड़े हमले कर सकता है। यहाँ ईरान की ओर से एक और बयान अभी आया है कि आप और कुछ उकसाए वाली कार्रवाई नहीं करें, हमारा जो मैसेज देने का काम था वो हमने मैसेज दिया है, इजराइल को खासतौर से कहा है। देखिए, उन्होंने तो मैसेज दे दिया है, लेकिन इज़राइल, जैसा मैंने आपको पिछले उत्तर में बताया कि ये जो मुल्ला है, इन्होंने नेतन्याहू को वो दे दिया है जो नेतन्याहू कई समय से, कई वर्षों से तलाश रहे थे। उनकी दिली तमन्ना थी, और वो दिली तमन्ना इन ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने ये पूरी कर दी है। ये नेतन्याहू की मनोकामना कह लें कि वो पूरी हुई है, और इसी तलाश में थे इज़राइल और अमेरिका, और अब ये बहाना मिल गया है। तो मेरे ख़्याल से अगर लॉजिकली इसको देखा जाए, तो इज़राइल की तरफ से हमला होगा,
और इज़राइल की तरफ से हमला उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर इन पूरे चीज़ों के ऊपर शोध हो रहा है, उनके ऊपर होगा। अब वो किस तरीके से हमला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हवाई हमला होगा, क्रूज़ मिसाइल द्वारा होगा या प्रॉक्सीज़ के माध्यम से होगा। कैसे होगा और कब होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि इज़राइल भी ईरान की तरह एक आइडियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल स्टेट है। धर्म के नाम पर बनी ये स्टेट्स हैं। तो इन लोगों का सोचने का तरीका अलग है और इन लोगों के रिएक्शंस भी बिल्कुल अलग होते हैं। ये उस तरीके से नहीं सोचते जैसे बाकी डेमोक्रेसीज़ के अंदर सोचा परखा जाता है। जब आप एक विचारधारा बेस्ड लेक स्टेट होते हैं, तो आपका रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और लेकिन इज़राइल और ईरान में जहाँ तक जो फंडामेंटल इश्यू है, उसको उसके तरीके से देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, तो इज़राइल की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो इज़राइल का जो सबसे बड़ा एलाइज़ है अमेरिका जो है, अमेरिका भी सीधे तौर पर ये नहीं कहा है ईरान को कि हम आपके खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, जैसे इज़राइल ने कहा है, धमकी की बात उसने कही। उसने ये ज़रूर कहा है कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। भारत की बात करें तो भारत भी बहुत नपा-तुला, संतुलित यहाँ पर बयान सामने आया है कि बातचीत के ज़रिए रास्ता निकाले। कई सारे देश हैं वो कर रहे हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। ईरान भी है और इज़राइल भी है। तो अगर ये एस्केलेट होता है, फैलता है, तब तो एक विश्व युद्ध कुछ भी कह सकते हैं आप, लड़ाई, जंग जो है। देखिए, मिडल ईस्ट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि अ, एक तरीके से विश्व युद्ध ही चल रहा है। आप बताइए कितना पूरा इलाका मध्य पूर्व का और आपका यूरोप, ये सब आग की ज्वाला में झुलस रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एक स्वरूप है, एक विश्व युद्ध का रूप है, जो बिल्कुल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की तरह तो नहीं है, लेकिन इसका एक ये रूप है जो हाई इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े इलाके को इसने जद में ले रखा है और ईरान की इस एक्टिविटी के बाद और अब जो कि हम इज़राइल की तरफ से जो कार्रवाई देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो शिद्दत है और इसके अंदर जो शामिल लोग हैं, ये और बढ़ने की उम्मीद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा कि जब ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया, तो जॉर्डन की एयर फ़ोर्स ने पूरी तरह इज़राइल की मदद करी। ये याद रहे कि एक सुन्नी और शिया डिवाइड बहुत गहरा है और किसी भी हालत में सुन्नी टेरिटरी के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन जाएँ, ये शायद बर्दाश्त के बाहर रहेगा। जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस की संप्रभुता को कायम रखने के लिए उसने ये डिफेंसिव कार्रवाई अपनी ले, तरफ से करी है। तो ले, ले, ये सारी चीज़ें हैं और ये जब ये सिचुएशन एस्केलेट होगी, तो अब जब मिडल ईस्ट के अंदर एस्केलेट होगी तो उसका आपका ऑयल के ट्रेड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी प्राइसेज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ले, और जब ये सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा तो सुन्नी वर्ल्ड को ये पसंद नहीं आएगा। तो लेकिन ये सर, जब ये चीज़ बढ़ेगी तो इसका एक ये सुन्नी वर्ल्ड का भी एक डायमेंशन है, ख़ास तौर से ये अरेबियन पेनिनसुला का, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ईरान के साथ नहीं वो खड़ा नज़र आएगा, अगर लड़ाई बढ़ती है, उसका दायरा बड़ा होता है। लेकिन यह भी देखने की बात होगी कि अभी इसराइल, ईरान जो है हमास नहीं है कि जिसको इसराइल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसराइल, ईरान के पास जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें, जो रूस को सप्लाई कर रहा है, जो परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। तो इसराइल, अभी परमाणु शक्ति से संपन्न नहीं है, उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, अभी वो क्रिटिकल स्टेज पहुँचने से 15% कम है, ऐसा बताया जी, जाता है। जी, तो अभी वो नहीं है, लेकिन इज़राइल के पास न्यूक्लियर हथियार ज़रूर हैं, बिल्कुल है। अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन ये कहना कि ईरान न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि न्यूक्लियर हमले में पूरी तरह न्यूक्लियर बम विकसित न्यूक्लियर बम हो। अ,
डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सर ईरान बहुत ईरान बहुत शक्तिशाली नहीं तो कम शक्तिशाली वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। तो ये एक खतरा बिल्कुल दुनिया पर मंडराया हुआ है। नहीं, लेकिन ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हिम्मत है, खास उसको ड्रोन की बात करें, मिसाइल की बात करें, जिसका लोहा सब लोग मानते हैं, तो अगर ये जो अगर इजराइल और ईरान के बीच में अगर युद्ध इस तरह का होता है, तो इसकी विभीषिका तो बहुत ज्यादा होगी। देखिए, अगर आप इतिहास में देखें तो जो भी इस्लामिक मुल्क हैं, उन वो जज्बे और जुनून से काम करते हैं। वहां पे मॉडर्न लॉजिकल थिंकिंग कमजोर पड़ जाती है। ये हमने इजराइल और अरब की जो जितनी भी जंगें हुई हैं आज तक इस सब में देखा। हमने 67-73 की जंग में देखा। हमने 50s और 48 के बीच में जो इनके आपस में तसादुम हुए उसमें देखा कि कैसे सारी अरबी फौजें इकट्ठा हो गई और लेकिन वो छोटे से इजराइल को हरा नहीं पाई। तो ये हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में देखा कि ये लोग जुनून और मजहबी जज्बे को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। जमाना अभी साइंस टेक्नोलॉजी और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है। तो यहाँ पर कई सौ साल पुरानी सोच को लेकर आप मॉडर्न युद्ध में नहीं उतर सकते, और अगर आप उतरेंगे तो आपकी हालत वही होगी जो हमास की हो रही है। और जहां तक आपने ये कहा कि उसके पास, ईरान के पास बहुत उत्तम ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं। बहरहाल जब इनके जो कैलकुलेशन है, जब जब मुल्क अपने कैलकुलेशन करते हैं, अपनी सेनाओं की तैयारी करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि आज हमला होगा तो कल से तैयारी होगी, तो उसकी तैयारी काफी समय से है। तो ये सारा डेटा इजराइल के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, और उसी हिसाब से इन्होंने भी उसका काउंटर फोर्स लेवल तैयार किया हुआ है। इसकी काफी हर हर मुल्क वॉर गेमिंग प्लानिंग करता है। अभी जैसे ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग छिड़ने के आसार जो हैं ये बहुत ज्यादा प्रबल हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान ने इसमें वॉर गेमिंग नहीं करी होगी? कि हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिकली अभी कैसे अपने कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे लिए ईरान भी बिल्कुल, उतना है जितना बिल, इजराइल है। इजराइल बिल्कुल, की अपनी बिल्कुल, importance है भारत के लिए और ईरान की। तो हर मुल्क अपनी एक्सरसाइज और अपने विकल्प के ऊपर गहन सोच विचार करता है। जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे फौजों को उस तरीके से मॉडर्नाइज और सक्षम किया जाता है। ये इस मामले में मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ इस हवाले से कि उन्होंने इस सब चीज को संज्ञान में रखते हुए अपनी तैयारी करी है। और आपको ये मालूम होगा कि अभी हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो बाइडेन साहब अपने सिक्योरिटी के सलाहकारों से मिल रहे हैं, और वो भी देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में अगर स्थितियां बिगड़ी तो किस तरीके से अमेरिकन रिस्पांस होगा, क्योंकि अमेरिका भी मेरा सीधा ईरान का एक मेरा सीधा सवाल था कि इसका जो है भारत पर आता है कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे बहुत क्लोज एलाइज हैं। दोनों के बिना भारत कम से कम नीतियों की बात कर, रणनीति की बात कर, तो वो नहीं चल सकता है। ईरान हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना इजराइल है। तो कैसे, कितना असर देखते हैं आप? देखिए, इजराइल हमारे लिए टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इजराइल की वैल्यू हमारे लिए, हमारी फौजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद हो कि कारगिल के युद्ध में जब हमारे पास एमिनिशन कम पड़ रहा था, ड्रोन्स नहीं हमें कहीं से मिल रहे थे, तो हमारे पास एमिनिशन साउथ अफ्रीका, इजराइल और इन मुल्कों से आया। हमें जब भी किसी टेक्नोलॉजी का अभाव हुआ है तो हमें इजराइल ने हमें मदद करी है। तो इजराइल की बहुत अहमियत है। इंटेलिजेंस के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल की इंटेलिजेंस दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस मानी जाती है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिहाज से भी वो बहुत अहम है। जियो पॉलिटिकली अगर बात करें तो हम बात अब आगे करने लगे हैं इंडिया, अरब, इजराइल एंड यूरोप कॉरिडोर, तो जिसका पिछले G20 समिट के अंदर एक अनाउंसमेंट भी हुई थी। तो और लड़ाई और जंग जो चल रही है उसके बावजूद यूएई उसके ऊपर उसने काम करना शुरू भी कर दिया है। तो हमारे लिए इजराइल
आज से 20 साल, 30 साल आगे की अगर हम सोचें तो बहुत अहम है। वहीं ईरान की अगर बात करें तो वो सिविलाइजेशनल हमारा मित्र रहा है। इज़राइल का आपके ईरान के साथ हमारे संबंध सदियों-सदियों पुराने हैं। सांस्कृतिक संबंध हैं। नहीं, लेकिन सर राज ये सर सांस्कृतिक संबंध तो अपनी जगह है, लेकिन ईरान के साथ जो नया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो डेवलप हुआ है, खासतौर से पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, जो अगर देखा जाए, हमारा एक दोस्त है, वहां हमने बंदरगाह जो बनाए हुए हैं, तो काउंटर करने के लिए वहां से हमारा गैस आता है, ऑयल आता है, तो आप ईरान को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल नहीं छू सकते। मैं वही संस्कृति के बाद मैं फिर इसी जियोपॉलिटिक्स पे आ रहा था। जी। तो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ईरान के साथ बहुत गहरे हैं और आपको पता है कि चाबहार में हमारा कितना कैपिटल इन्वॉल्व्ड है। हमारा पॉलिटिकल कैपिटल, हमारा स्ट्रेटेजिक कैपिटल इन्वॉल्व्ड है। हम अफ़गानिस्तान को ईरान के थ्रू साध रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं। पाकिस्तान को काउंटर और चेक में रखने के लिए ये बहुत अहम है कि हम चाबहार से जो अफ़गानिस्तान का जो लैंडलॉक जो स्थिति है, जो उसको उससे आज़ाद कराएँ। आपको मालूम होना चाहिए कि अ, अफ़गानिस्तान पूरी तरह कराची पोर्ट के ऊपर निर्भर है और ये निर्भरता को दूर करने के लिए चाबहार और चाबहार से अफ़गानिस्तान तक के जो अ, हाईवे और रेल लिंक है, वो उसपे सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अहम है और ये भी ध्यान रहे कि ईरान और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं और रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं, वो हमको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोनों मुल्क हमारे लिए बहुत अहम है और अब हम किस तरीके से इस सिचुएशन में अपने आप को पाएँगे, तो मेरे ख़्याल से ये रिपीट रशिया यूक्रेन टाइप हो जाएगा कि रशिया हमारा बहुत करीबी है और अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए, तो हमने उन सैंक्शंस का पूरी तरह पालन नहीं किया। वहीं आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर भी शायद और सैंक्शन लगे, लेकिन हम वो पालन नहीं करेंगे। पालन नहीं कर सकते, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ईरान हमारे लिए बहुत अहम मित्र है हमारा। लेकिन वहां अगर बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध से, ये अगर ऐसा होता है, अगर युद्ध अगर फैलता है, एस्केलेट होता है, तो यहाँ तो भारत को लगता है कि सर एक स्टैंड लेना पड़ेगा कम से कम। जो हम पावर की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हम वहां बीच का रास्ता जिसको आप तलाश कर पाए, चाहे यूक्रेन की बात करें, रशिया की बात करें, यहाँ उसी नहीं, दोनों हमारे जो मुल्क है बहुत खुल्लम खुल्ला हमारे दोस्त है, अगर कहें तो एक तो साझेदार हैं ये। खुल्लम-खुल्ला दोस्त है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि अभी जो परिस्थितियाँ हैं कि हम शरेआम, खुलेआम कोई इस तरीके की स्टैंडिंग ले पाएँगे और मेरा मानना है कि लेनी भी नहीं चाहिए। जी। ये अमेरिका को भी मालूम है, हमारे ऊपर दबाव बहुत रहेगा। हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव रहेगा, इज़राइल का भी रहेगा और मेरे को लगता नहीं है कि हम कि कोई साइड लेंगे। हमने यूक्रेन के युद्ध में भी साइड नहीं ली है, दबाव जी। की कोई कमी नहीं रही और यहाँ भी मेरे को नहीं लगता कि हम साइड लेंगे और ना कोई साइड लेना हमारे हित में रहेगा और लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये वाला जो युद्ध है, ये हमारे घर के बेहद करीब होगा, बेहद नज़दीक होगा और इसका डायमेंशन अगर बड़ा होता है, दैट इज़ अरब वर्ल्ड भी इसमें अगर किसी रूप से शामिल होता है तो मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत बड़ी दुविधा होगी, मुश्किल होगी कि स्टैंड किस तरीके से लेगा भारत, कैसे लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन वो तभी होगा अगर इसका दायरा इतना बड़ा हो कि उसमें अरब वर्ल्ड भी एक स्टैंड लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन सर यहाँ यह भी देखने में आया है कि इज़राइल का जो सुरक्षा कवच है, जिसको आयरन डोम एक कहा जाता है, वह बहुत हद तक कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन कहीं न कहीं एक जो जिस तरह का हमास ने जो है, जो सुरक्षा तंत्र जिसको कहते हैं, अभेद किला जिसको कहते हैं, सेन लगाया, यहाँ भी एक मैसेजिंग अगर कह सकते हैं। देखिए, हमास का तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट एंगल हो गया जी। और हमास की जब हम बात करते हैं तो हम लोग हमास को अलग तरीके से डिस्कशन में लेके आते हैं। जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमास को एक अलग एंटिटी के तौर पे, लेकिन अगर आप इज़राइली समाचार पत्र पढ़ें और मैं इज़राइल टाइम्स पढ़ता हूँ, तो वो हमास को
ईरान का ही वो रूप मानकर वो ईरान का ही हमला बोलते हैं कि हमास के ज़रिए ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया है। तो वो तो शुरू से उसको ईरान का ही हमला मान रहे हैं। हम उसको दूसरे एंगल से देखकर बात कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए दमिश्क के अंदर उनके जो सिफारत खाना है वहाँ पर बमबारी करी और वो जो जनरल और जो अफ़सर जो मारे गए, वो हिज़्बुल्लाह और हमास के साथ काफ़ी क्लोज़ली लिंक्ड थे। तो ये कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, ये इसको एक ही माला में पिरो के देखना चाहिए, तभी हमको ये समझ में आएगा। नहीं, मैं इसको इस रूप में देख रहा था कि चूंकि भारत के कई सारे सुरक्षा जो है साजो सामान जो है आप इजराइल से लेते हैं, तो जो जिस तरह का सुरक्षा तंत्र में जो है उसका खामी कह सकते हैं या जिस तरह से हमला किया उसने, उसको लेके मेरे सवाल थे कि चूंकि भारत भी कई चीजें ले रहा है वहां से, इजराइल से, तो कहीं ना कहीं ये भी भारत के भी हित कम से कम जुड़े हुए हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था। देखिए, वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर ये दायरा जैसा कि बढ़ेगा या शिद्दत इसकी बढ़ेगी, तो हमारी जो सप्लाईज़ है उसमें फ़र्क पड़ेगा। हमने जी। देखा कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, आपको याद हो जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब एक एक्सरसाइज़ हम करने वाले थे पोखरण में जो अब करी है, पहले भी हर 2 साल में शायद होती है वो 2 या 3 साल में, आपको बेहतर मालूम होगा। तो जी। वो हमने रद्द करी क्योंकि हमें पता था कि ये स्पेयर पार्ट्स और ये सब की आगे किल्लत आने वाली है, इसको बचा के रखना है। तो ये सिचुएशन अगर इज़राइल के फ्रंट पर देखने को मिलेगी तो बिल्कुल आपका सही कहना है कि हमारा जो इक्विपमेंट वहाँ से आता है या जो सपोर्ट आती है, उसमें थोड़ी-सी रुकावट पैदा होगी, विलंब होगा और उससे हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल बात आपकी सही है। एक आदमी सवाल सर, आपको क्या लगता है कि इजराइल भी जवाबी हमला करेगा और ये जो हालात जो है और ज्यादा खतरनाक होंगे सर, या कंट्रोल हो जाएगा जो दुनिया के कई सारे मुल्क कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इज़राइल की भी मजबूरी है, अगर इज़राइल ने जवाब नहीं दिया तो इज़राइल अ, के अस्तित्व पे सवाल अ, खड़ा हो सकता है बिकॉज़ यू सी अ, लड़ाई और लड़ाई के साथ-साथ परसेप्शन मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप परसेप्शन ठीक से मैनेज नहीं कर सकते चाहे आपकी सेनाएँ और आपका बाकी तंत्र कितना मजबूत क्यों ना हो, अगर परसेप्शन आपका ठीक नहीं रहेगा, तो आप के लिए बहुत भारी मुश्किलें पैदा हो जाएँगी और यही समस्या ईरान के लिए थी, इसीलिए ईरान को रिटेलिएट करना पड़ा और अब यही दुविधा, समस्या और चैलेंज इज़राइल के पास है। तो अगर इज़राइल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो एक बहुत ही नेगेटिव असर इज़राइली पॉपुलेशन के ऊपर, इज़राइल के अंदर जाएगा। इससे हौसला अफ़ज़ाई अ हमास को मिलेगी, हिज़्बुल्लाह को मिलेगी और जानकारी के लिए ये जब हमला हुआ है, तो इस हमले के बाद हमास ने भी कह दिया है कि हम कोई हॉस्टेज रिलीज़ नहीं करेंगे। तो एक ये भी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। तो एक 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 हमले से क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इज़राइल को हमले का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो कर्नल दानवीर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद।